व्हाट इज पेरोनीज डिजीज और सर ये होता ही क्यों है? फोर्सफुल इंटरकोर्स करते हो तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पायरिस डिजीज के 2 फेजेस होते हैं। कैसे डायग्नोस करते हैं इसे? एक तो हम लोग फिजिकली एग्जामिन करते हैं तो उससे गांठ फील होती है। तो कितने ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके लिए? हम लोग दवाइयों से इसको डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाउ मच डज दिस कॉस्ट? अगर आपके पेनिस में कर्व है या फिर टेढ़ापन है या फिर गांठ आ गई है या फिर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो कुड बी इट इज पेरेनिस डिजीज। हम इस वीडियो के अंदर ना उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे और हमें ये चीज़ समझाने के लिए वी हैव डॉक्टर आशीष सब्बरवाल विद अस। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज निखिल एंड इस वीडियो के अंदर ना हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो इस डिजीज से रिलेटिव हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। सो मैं सबसे पहले ना बेसिक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, व्हाट इज पेरोनीज डिजीज? देखिए, पेनिस की जो इरेक्टाइल बॉडीज होती हैं वो कॉर्पोरा होती हैं। कॉर्पोरा की कवरिंग होती है ट्यूनिका। तो ट्यूनिका के ऊपर एक हार्ड गांठ बन जाती है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है जिससे वो हार्ड गांठ बन जाती है और उस गांठ की वजह से पेनिस में टेढ़ापन आ जाता है, क्योंकि जब इरेक्शन आती है तो जहाँ पे गांठ होती है वहाँ पे स्ट्रेच नहीं करता। तो इसलिए पेनिस जब इरेक्शन आती है तो जो नॉर्मल पार्ट है वो स्ट्रेच कर जाता है, इरेक्ट हो जाता है, दूसरी पार्ट स्ट्रेच नहीं करता, वो गांठ उसको खींचती है तो उसके बाद टेढ़ापन हो जाता है। टेढ़ेपन की वजह से आपको पेनिस में थोड़ी श्रिंकेज भी लगती है, ऐसा लगता है पेनिस छोटा हो गया, साथ में गांठ भी फील होगी आपको। काफ़ी बारी उस गांठ की वजह से आगे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं आता तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पायरिस डिजीज़ से। आपको समझना चाहिए पायरिस डिजीज़ एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आप सेक्स करोगे तो अपने पार्टनर को भी पायरिस डिजीज़ हो जाएगा, और ना ही ये कोई कैंसर है कि आपको बॉडी में और कोई प्रॉब्लम आएगी। और सर ये होता ही क्यों है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट? पायरिस डिजीज़ होने के कुछ कोई पक्का कारण नहीं है कि अगर ये करोगे तो आपको पक्का पायरिस होगा, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो बताई हुई हैं। एक तो माइक्रो ट्रॉमा का मतलब है कि जैसे आप फोर्सफुल इंटरकोर्स करते हो तो पेनिस की ब्लड वेसल्स के अंदर छोटा छोटा ट्रॉमा हो जाता है, जिससे वो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, जो हील करती हैं तो उसमें स्कारिंग हो जाती है। तो एक तो ये कारण बोला गया है। कई लोग जो पेनाइल इंजेक्शंस लगाते हैं तो रिपीटेडली एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन लगाने से ये पायरिस डिजीज बन सकती है। तीसरा, शॉकवेव थेरेपी एक ही एरिया में करने से उससे भी पायरिस डिजीज हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, जैसे कई लोगों को कैंसर बन सकता है, वैसे ही कई लोगों को बाय बर्थ ही ऐसी टेंडेंसी होती है कि उनको पायरिस डिजीज हो जाएगी। तीसरा, कई डिजीज में कॉमन है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में जिनको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, इन सबको पायरिस डिजीज कॉमन है। और एक कॉमन कॉज है चोट लगना। एक मेरे पास पेशेंट आया था, 25-year-old हेल्दी पेशेंट, और उसको क्रिकेट खेलते हुए वो सपोर्टर के बिना खेल रहा था और क्रिकेट की बॉल लग गई थी, जिससे पेनिस में पहले स्वेलिंग हो गई थी, ब्लीडिंग हो गई थी। वो स्वेलिंग और ब्लीडिंग तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद उसने देखा कि एक हार्ड गांठ बन रही है, तो वो हार्ड गांठ जो थी बाद में पायरिस बन गई। तो उसको और कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन वो बॉल के चोट लगने से पेनिस में वो गांठ बन गई। लेकिन एक चीज़ है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी पार्टनर के साथ सेक्स किया है जिसकी वजह से पायरिस डिजीज़ हो गया है। तो किसी पार्टनर से पायरिस डिजीज़ नहीं हो सकता। मैस्टरबेशन, अगर आप अग्रेसिव मैस्टरबेशन करोगे उससे भी ट्रॉमा हो सकता है, जिससे पायरिस डिजीज़ हो सकता है। सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कब लगे कि यार वी शुड सीक हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर? देखिए, पायरिस डिजीज़ एक जब स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली पेशेंट्स को नॉलेज नहीं होती और उनको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो पहले तो इग्नोर कर देते हैं। बट क्या होता है कि पायरिस डिजीज़ के 2 फेजेस होते हैं, एक अक्यूट फेज़ और एक क्रोनिक फेज़। अक्यूट फेज़ जो होता है उसमें पेन होती है, एक स्कार बनना शुरू होता है। उस स्कार को बनने की वजह से पेनिस में थोड़ा टेढ़ापन होना शुरू होता है। ओवर टाइम, ओवर 3 to 6 मंथ्स वो स्कार बढ़ते रहता है, जो कर्वेचर बन रहा था वो भी ज़्यादा होते रहता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं ओवर 3 to 6 मंथ्स। ये अक्यूट फेज़ होता है। इसके बाद 6 महीने के बाद, साल के बाद एक क्रोनिक फेज़ आ जाता है जो लेटेंट होता है। ये जो लेटेंट फेज़ है, क्रोनिक फेज़ है, इसके अंदर पेन जो होती है वो कम हो जाती है, जो स्कार का साइज़ है वो एक फिक्स हो जाता है, उसके बाद ना वो बढ़ता है ना कम होता है, और एक कर्वेचर जो बन गया होता है वो ना कमता है ना बढ़ता है, तो एक स्टेबल फेज़ हो जाती है। इस फेज़ में काफ़ी लोगों को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। कई लोगों को स्कार और कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से सेक्स में प्रॉब्लम होती है, या कई लोगों को उस गांठ की वजह से ब्लड फ्लो आगे को नहीं पहुंचता, तो ब्लड फ्लो की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। कर्वेचर और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये 2 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स को क्रोनिक फेज में हो जाते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये एक टोटली क्योरेबल डिजीज़ है और अर्ली टाइम पे पकड़ने से ये दवाइयों से ही क्योर हो सकता है। तो आप इन सिम्टम्स को जल्दी समझिए और जल्दी मेडिकल हेल्प लीजिए। सर आपने बोला कि अर्ली मेडिकल हेल्प लीजिए, तो लेकिन एक प्रोसीजर होगा इसको डायग्नोस करने का, तो वो कैसे डायग्नोस करते हैं इसे? देखिए, पायरिस डिजीज़ का डायग्नोसिस काफ़ी सिंपल है। एक तो हम लोग फिजिकली एग्जामिन करते हैं तो उससे गांठ फील होती है। दूसरा, पेनाइल डॉपलर टेस्ट होता है। तो पेनाइल अल्ट्रासाउंड एक तो करते हैं तो उसमें गांठ का साइज़, लोकेशन, कितनी बड़ी गांठ है,
और किस एरिया में है वो सारा कुछ पता चल जाता है। इसके अलावा कर्वेचर हमारे को पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में जब हम आर्टिफिशियल रिएक्शन करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है पायरियन डिजीज़ के बावजूद, वो भी हमारे को पेनाइल डॉपलर से पता चल जाता है। तो अगर आपके ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज हो रही है, तो वो भी पेनाइल अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगी। इसके अलावा पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ जब आप मेरे पास आते हो तो अपने कर्वेचर की फोटोग्राफ्स लेके आइए। उससे काफ़ी असेसमेंट होती है कि कर्वेचर कितना सिवियर है और उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इट इज़ क्योरेबल, तो कितने ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके लिए? हाँ, मैंने यही बोला था कि पायरियन डिजीज़ क्योरेबल है। तो काफ़ी केसेस में क्योरेबल रहती है, काफ़ी केसेस में अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो अक्यूट एक्टिव स्टेज है, उसके अंदर हम लोग कोई सर्जरी नहीं करते। हम लोग दवाइयों से इसको डिजीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दवाइयों से कोशिश करते हैं कि जो गांठ है वो डिज़ोल्व हो जाए। तो उसके लिए कई ओरल टैबलेट्स होती हैं, कॉल्चिसिन होती है, विटामिन ई होती है। इसके अलावा ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग PD5 इनहिबिटर्स, वायग्रा, ये सब देते हैं। इसके अलावा पेन को कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा वैक्यूम थेरेपी यूज़ करने से पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ता है और उससे ये स्कार भी कम होता है और साथ में कर्वेचर भी कम होता है। इसके अलावा पिनाइल एक्सटेंडर्स होते हैं जो इस कर्वेचर को भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा पिनाइल इंजेक्शन होता है, जियाफ्लेक्स इंजेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, जियाफ्लेक्स इंजेक्शन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये यूएस में भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ टू मेन रीजन। एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव इंजेक्शन है, दूसरा इसका ज़्यादा कुछ बेनिफिट भी नहीं है। इंजेक्शन जो है थोड़ा बहुत कर्वेचर जो होता है उसको सीधा करता है, बट वो भी ज़्यादा नहीं, 10 या 15 डिग्री कर्वेचर ठीक करता है, इससे ज़्यादा कर्वेचर को ठीक नहीं करता। और साथ में पेन में इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये इंजेक्शन इंडिया में भी इसीलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर ये बहुत हेल्पफुल इंजेक्शन होता तो इंडिया में भी अवेलेबल कर देते कंपनीज़ वाले। तो अक्यूट फेज़ में तो यही सब चीज़ें करते हैं। अक्यूट फेज़ में टेंडेंसी होती है कि जो आपका गांठ है और जो टेढ़ापन है, 40% पेशेंट्स में ये जो गांठ और टेढ़ापन है ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मतलब शुरू हुआ और अपने आप ही ठीक हो गया। तो मतलब 1 साल में आप देखोगे कि ना कोई कर्वेचर बचा है, ना कोई गांठ बची है, ना कोई इरेक्शन की प्रॉब्लम है। तो ये भी कई लोगों में होता है, लेकिन बाकी लोगों में या तो गांठ स्टेबल रहती है, कर्वेचर बढ़ते रहता है। तो हम 1 साल के बाद असेस करते हैं कि उसका कितना टेढ़ापन है, कितनी इरेक्शन की प्रॉब्लम है, गांठ कितनी बड़ी है, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर किसी को गांठ है लेकिन इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेढ़ापन भी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये कोई कैंसर नहीं है कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम करेगा, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आगे चल के बढ़ेगी, और एक बार स्टेबल हो गया तो गांठ का साइज़ भी और बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर किसी को गांठ की वजह से टेढ़ापन है लेकिन इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर थोड़ा बहुत टेढ़ापन है तो एक प्लाइकेशन सर्जरी होती है जिसमें अगर थोड़ा सा कर्वेचर उसको ऑपोजिट साइड पे टाँके लगा के उसको सीधा कर देते हैं। इसको प्लाइकेशन सर्जरी कहते हैं। माइनर सर्जरी है, कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ माइल्ड कर्वेचर के लिए है जिसमें मे बी 20 डिग्रीज या 30 डिग्रीज कर्वेचर है। अगर इससे ज़्यादा कर्वेचर होगा 60 डिग्री, उसमें अगर हम इस यहाँ पे प्लाइकेशन करके सूचर्स करते हैं तो सीधा तो हो जाएगा, टेढ़ापन तो दूर हो जाएगा, लेकिन उससे शॉर्टनिंग बहुत हो जाती है क्योंकि जो लंबी साइड है उसको आप छोटा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, उससे आपका लेंथ लॉस हो जाता है। तो प्लाइकेशन सर्जरी सिर्फ माइल्ड कर्वेचर के लिए ठीक है। अगर सिवियर कर्वेचर है और साथ में पायरियन डिजीज है तो उसमें हम प्लैक इंसिजन ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें जहाँ पे हार्ड पार्ट है उसको कट करते हैं और फिर जब इरेक्शन करेंगे तो वो कट के अंदर गैप आ जाएगा, उस गैप के अंदर हम लोग ग्राफ्ट लगाते हैं। इसको प्लैक इंसिजन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो अगर आपको पायरियन डिजीज है लेकिन इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इम्प्लांट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्लैक इंसिजन ग्राफ्टिंग से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। लेकिन अगर कई लोगों को बहुत सिवियर प्रॉब्लम है जिसमें इरेक्शन की भी प्रॉब्लम हो रही है और साथ में पायरियन डिजीज है, तो उन लोगों के लिए प्लैक इंसिजन ग्राफ्टिंग के साथ साथ इम्प्लांट सर्जरी करना भी ज़रूरी है। तो ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अर्ली स्टेजेस में दवाइयाँ और लास्ट स्टेजेस में अगर सिवियर प्रॉब्लम है तो सर्जरीज होती हैं जिससे पायरियन डिजीज बिल्कुल क्योरेबल है। सो मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है, वी हैव क्रिएटेड कंटेंट ऑन पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी, हमने उसकी कॉस्ट के ऊपर भी बात की है, बट अगर हम सिर्फ इस सर्जरी की बात करें जहाँ पे ग्राफ्टिंग हो रही है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट? तो जो ग्राफ्ट लगाते हैं वो एक्सटर्नल ग्राफ्ट होता है, वो बोवाइन पेरिकार्डियल ग्राफ्ट होता है। मतलब कि जो काऊ होती है, काऊ का हार्ट के मटेरियल का वो ग्राफ्ट होता है, हाइपो एलर्जेनिक होता है, उससे कोई एलर्जी नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होता, काफ़ी हाई क्वालिटी का है। उस ग्राफ्ट की कॉस्ट 30,000 रुपये है। इसके अलावा जो सर्जरी की कॉस्ट है, हॉस्पिटल कॉस्ट है, वो सब अलग है। यूजुअली अगर आपका इंश्योरेंस है तो उसमें कवर हो जाता है ये, तो आपको कॉस्ट का इतना फिगर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, जब एक इंसान इस चीज़ के अंदर होता है ना, देयर इज लॉट ऑफ इमोशनल साइकोलॉजिकल थिंग्स दैट हैपन, सो आई वांट योर एडवाइस ऑन लाइफस्टाइल, ऑन इमोशनल वेलबींग एंड ओवरऑल हाउ वन कैन बी फाइन इन दिस सिचुएशन।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना चाहिए कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, आपकी बॉडी में कोई और मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा ये। सो डोंट वरी टू मच अबाउट दिस। आपकी इमोशनल लाइफ में डेफिनेटली मैटर कर रहा है, बिकॉज जब आपका इतना कर्वेचर होता है तो काफ़ी कॉन्फिडेंस लॉस होता है, पेशेंट्स को अजीब सा लगता है कि मेरे पेनिस का साइज़ कैसा हो गया और कैसी शेप हो गई है, तो दे डोंट लाइक इट। साथ ही साथ इसी की वजह से और ब्लड फ्लो की वजह से पेशेंट को सेक्स करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो काफ़ी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी चाहिए कि ये चीज़ टोटली क्योरेबल है। आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। स्पेशलिस्ट होते हैं जो इसको ट्रीट करते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, और वो भी सब यूरोलॉजिस्ट नहीं होते जो इसको ट्रीट कर सकते हैं। कुछ ही डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट हैं इस सब ट्रीटमेंट के, उन्हीं से आपको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको सर्जरी को ठीक से ना करा जाए तो उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आपको प्रॉपर एडवाइस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड। तो गाइस एक बात तो समझ आती है कि दिस इज क्यूरेबल और इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। एंड अगर आपके अभी भी और डाउट्स हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। एक बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि यू नीड टू फाइंड द बेस्ट यूरोलॉजिस्ट जो इस चीज़ को ट्रीट कर सके, एंड ऑलवेज सीक एडवाइस फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई, यू नो व्हाट टू डू, आप इसको शेयर कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों तक जा सके, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। We're gonna come up with more content like this.